गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन। हमारे लेसन का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। देखो, पालमपुर जो गांव है वहाँ पे जो ये काल्पनिक गांव है पालमपुर, इसकी काल्पनिक कहानी है। तो इसमें क्या है कि पालमपुर में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती करना है। जबकि खेती के अलावा वो अन्य कई काम भी करता है, जैसे लघु क्षत्रिय छोटे लेवल पर विनिर्माण करना, डेयरी उद्योग, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें ये ज्ञात होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय। जो पालमपुर है वो आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इसके पास एक बड़ा गांव है रायगंज है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि रायगंज है एक पड़ोसी गांव इसका और पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से, यानी कि छोटा कस्बा कौन सा, शाहपुर है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक आदि चलते रहते हैं। तो इस गांव में देखा है तो विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं, यानी कि अलग अलग जातियों के 450 परिवार रहते हैं। अधिकांश भूमि है वो भूमि के स्वामी है वो उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें से कुछ के तो बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। फिर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की जनसंख्या का 1/3 है, यानी कि 150 परिवार हो गए। और गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनके कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेती में देखें तो वह नलकूप भी बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, 2, और हाई स्कूल कितना है, 1। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल है, यानी एक सरकारी हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पर रोगियों का उपचार किया जाता है। तो कुछ उत्पादन गतिविधियों जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। इस उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद हम दोनों क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। देखो, उत्पादन का उद्देश्य है ऐसी वस्तुएं होती है और सेवाएं होती हैं जिन्हें की हमें आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है, देखो, उत्पादन के लिए भूमि होती है। कोई भी काम करना है उसके लिए ज़मीन चाहिए, और कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरी अवस्था है श्रम, मेहनत की। जो लोग काम करेंगे, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए कुछ पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करते हुए श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। और तीसरी है भौतिक पूंजी, यानी कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह की आगतें आती हैं, जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। जैसे पहला है औजार, मशीन, भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। और औजार, मशीनें और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होते हैं, उन्हें हम स्थायी पूंजी कहते हैं। स्थायी पूंजी वो होगी जब हम कोई एक बार चीज़ ले लेते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चलती है। जैसे हमारे घर में मेज़, पलंग, बेड वगैरह ले लिए, हमारी स्थायी पूंजी आती है। फिर है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों के द्वारा प्रयोग में किए जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने, जरूरी माल खरीदने में कुछ पैसों की जरूरत होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी वो होगी जैसे मान लो हमने कोई, जैसे मान लो खेत में फसल बोनी है, फसल बोने के लिए बीज लेके आते हैं, बीज हम पैसे दे के लेके आते हैं, यानी कि फसल बनने के लिए जो बीज चाहिए वो कार्यशील पूंजी होगी। एक चौथी आवश्यकता भी होती है जो, और आपको श्रम भोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ योग्य बनाती है, वो है मानव पूंजी। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठन होता है और उत्पादन के कारक कहलाते हैं। और आगे हमारा पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है और काम करने वालों में 75% लोग आजीविका के लिए लोग खेती पर निर्भर करते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। आगे है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। देखो, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं हैं, उन्हें देखते पालमपुर है जो वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा बो लेते हैं और इन पौधों से पशुओं के लिए चारे के लिए काम आ जाती है फसल। और उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू खेती करते हैं। सर्दी के मौसम में ये गेहूँ बीजते हैं। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान है वो रायगंज की मंडी में बेच देते हैं।
भूमि के एक हिस्से में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसको वर्ष में एक बार कटाई जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ या शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। यानी कि पालमपुर में एक साल में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, और वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, इसका प्रभाव यह कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान के कुओं से रहर द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते। लोगों ने देखा बिजली से चलने वाले नलकूप पर ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में एक वर्ष में सिंचाई की जाती है। और प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, और 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर पूरे जुते भूमि पर सिंचाई होने लगी थी। यानी कि 1970 के दशक कितनी ज़मीन पर सिंचाई होती है? 200 हेक्टेयर भूमि पर। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना हो तो उसको बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक से ज़्यादा फसल उगाने वाली क्रिया कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े की उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रक्रिया है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते थे। कई किसान पिछले 15-20 वर्ष से तीसरी फसल के लिए रूप में आलू भी उगा रहे थे। देखो, इसमें गेहूँ, बाजरा, गन्ना और आलू, ये 4 विभिन्न फसलें हैं। तो आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध, यानी कि अधिक, यानी कि फसल बदल कर बोने की प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज की भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेतों में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की जरूरत होती थी, और किसान उर्वरक के रूप में गाय और गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। उन्हें खाद खरीदनी नहीं पड़ती थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद जब हरित क्रांति आई तो वो किसानों को अधिक उपज वाली फसलों जैसे HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा था, जिसके कारण ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले से कहीं अधिक फसल पैदा की जाने लगी। और इसमें अति उपज प्रजाति वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए ज़्यादा पानी की तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों से सिंचाई और रासायनिक उर्वरक से ही प्राप्त की जाती थी। यानी भारत के अंदर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों के सबसे पहले प्रयोग किए। अगर हम पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूँ के उपज 1.300 किलोग्राम थी प्रति हेक्टेयर थी, लेकिन HIV के बीज आने से 3.200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज होगी। तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने में अधिकांश मात्रा में गेहूं उपलब्ध हो जाता था। क्या भूमि यह रूप धारण कर पाएगी? यानी देखो, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका सुविधाजनक उपयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल स्तर जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बड़ा कठिन हो जाता है। अब इसे पालमपुर गाँव में जो कृषि भूमि का वर्णन किया गया है, जो इसमें पालमपुर में 450 परिवार हैं, जिनमें एक यानी कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो कि दलित परिवार हैं। बाकी जो बचे 240 परिवार हैं, उनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने के किसानों को परिवारों की पर्याप्त आमदनी नहीं होती। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। 1960 के में एक कृषक था गोविंद नाम का। उसके बाद 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने तीनों पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करते, यदि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन फिर भी परिवार अपनी एक भैंस होने से अतिरिक्त आय से अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के बाद यह भूमि तीनों पुत्रों में बट गई। प्रत्येक बार 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती आधुनिक विधियों के बावजूद भी वे अपने ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। तो वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य यानी कि कहीं और जाकर काम करना पड़ता था। तो इसमें क्या है कि एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे खेतों को आप देख रहे हैं। ऊपर जो हमारा डायग्राम दिखाया गया है, इसमें सबके खेत बटे हुए हैं। छोटे छोटे देखो, कुछ बड़े खेत हैं, बीच में छोटे छोटे खेत हैं, ये आपस में बटे हुए हैं। तो दूसरे गांव के आधे ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े आकार के प्लाट है। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों के 60 परिवार जो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर खेती करते हैं। बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। देखो, ये सिंचाई की क्रियाएँ हो रही है। इसमें जो गेहूँ की फसल बोई जा रही है,
कटाई हो रही है, फिर इधर ये हल चलाकर बीज बो रहा है, इसमें फिर कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही है, फिर इनमें आधुनिक और परंपरागत विधियों से फसल की बुआई की जा रही है, बाद में हार्वेस्टर से इसको काटा जा रहा है। अब मेन बात यह है कि श्रम की व्यवस्था कौन करे। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम कर दूसरे श्रमिकों को किराए पर ले लेते हैं। अब इसमें एक चर्चा दी गई है, आजकल काम करना मिलना बहुत मुश्किल है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा, इसलिए वो वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलना पड़ा। पिछले साल भी मुझे 5 महीने काम मिला। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई और के लिए हार्वेस्टर, तक गाय के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को भी छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मी में 1000 रुपये लिए थे। अब खेतों में काम नहीं है, मैं कैसे चुका पाऊँगा। मैं तो 2 वक्त के भोजन की कठिनाई व्यवस्था भी कठिनाई से करता हूँ। इस वर्ष मुझे रायगंज के ईंट भट्टे पर काम करके तलाश करनी पड़ी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें एक स्वीता नाम की एक लघु कृषक है, उसकी कहानी है। वह अपनी 1 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं पैदा करने के लिए योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की जरूरत होती है। उसका अनुमान है कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। उसका पैसा नहीं है, इसलिए वो एक बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेती है और उसे 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देता है, जो कि एक बहुत ऊंची ब्याज की दर है। स्वीता को यह भी वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में से खेतों में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम भी करेगी। तो आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। स्वीता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़े। उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी श्रमिक के लिए काम करना पड़े। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर काम की बहुत जिम्मेदारी थी। स्वीता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों के लिए कर्ज मिलना बड़ा कठिन है। अब इसमें पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली है डेयरी। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह के घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर गांव के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ दूध दूर दूर के कस्बों में बेचा जाता है। उसके बाद है इसमें मिश्री लाल एक की कहानी है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने की एक मशीन खरीदी है जो बिजली चलती है, और उसने अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। अब लोग इसी मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों में बेचता है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत लाभ कमा लेता है। एक करीम नाम की कहानी है। करीम ने गाँव में कंप्यूटर केंद्र खोला हुआ है। हाल ही कुछ वर्षों में विद्यार्थी शाहपुर गाँव से के कॉलेज जाने लगे हैं, और करीम ने देखा कि गाँव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। तो गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी, तो उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया और उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं आरंभ की। हाई स्कूल के छात्रों में पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना शुरू कर दिया। फिर है पालमपुर के दुकानदार। जो पालमपुर में ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार है जो शहर के थोक व्यापार बाज़ारों से कई वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं और उन्हें गाँव में लाकर बेचते हैं। जैसे गाँव में छोटे छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, टूथपेस्ट, यानी कि छोटी मोटी किराने की दुकानें होगी। कुछ परिवारों में जिनके घर बस स्टैंड के पास है, उनके घर में एक छोटी सी बाग में दुकान खोल के वे खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। तो उसके बाद परिवहन का भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है। पालमपुर और रायगंज के बीच में सड़क में कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो वे लोग और वस्तुएं जो है दूसरी जगह पर ले जाते हैं और उनको बदले में पैसे मिलते हैं। कई परिवार इस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। इसमें एक किशोर की कहानी है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसी श्रमिकों की बातें, किशोर भी मजदूरी से अपने घर परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में से कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले उसने बैंक से कर्ज लेकर, यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर था, उसने निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए। किशोर ने उस पैसे की भैंस खरीदी और वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली, जिससे वह कई प्रकार के सामान भी ले आता है, और सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी देकर आता है और यहाँ कभी कभी गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को भी शाहपुर ले आता है।
और हर एक महीने उसे परिवहन से संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप उसका गुजारा पहले से अच्छा होने लगा है। तो ये आपने पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा है। तो इस लेसन को आप ध्यान से सुनेंगे, इसके हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके।